will discuss the formation of the capacitor, its definition, its process of charging, and its units, etc. So first we'll start with the definition of a capacitor. So capacitor is a capacitor. A capacitor is the system of two conductors. A capacitor is a system of two conductors separated by an insulator. Okay, it is separated by an insulator. So एक कैपेसिटर क्या होता है, हम सीधी भाषा में समझें तो दो कंडक्टर्स को आप इंसुलेटर से सेपरेट कर दीजिए, वो कैपेसिटर हो जाएगा। अब ये जो कैपेसिटर है, ये दिखने में कैसे लगेगा, तो वो उसको आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें आपका ये कंडक्टर 1 है, इसे लिखा है नीचे कंडक्टर नंबर 1 एंड दिस इज कंडक्टर नंबर 2। सो इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज क्यू है, तो यदि चार्ज क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, and this conductor has equal amount of negative charge minus q। so potential का हमारा जो definition रहता है उसको हम लिख सकते हैं q is potential is equal to 1/4π0, उसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर चार्ज कितना है और ये सेपरेशन जहाँ से आप पोटेंशियल को कैलकुलेट कर रहे हैं, सोर्स चार्ज से आप कितने दूर रहकर बात कर रहे हैं। तो यदि देखिए अब यहाँ हम इसको इस फार्मूला को यहाँ अप्लाई करते हैं कि यदि आपका जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो इसका यदि कोई पोटेंशियल V1 होगा तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। 1/4πε0 है और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये डिस्टेंस है जहाँ से आप पोटेंशियल को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका अब जो पोटेंशियल है वो कितना होना चाहिए, जो V2 है वो होना चाहिए 1/4πε0 और ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर और डिस्टेंस इसके लिए हम R1 ले लेते हैं और इसके लिए कोई R2 ले लेते हैं। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जो पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल जो होगा वो V1 प्लस माइनस ऑफ V2 होने की वजह से ये V1 माइनस V2 हो जाएगा। ओके, अब कैपेसिटर जो है वो ये जो नीचे एक डायग्राम बना है इसमें आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर देखने में कैसे लगते हैं। ओके, इसमें कुछ ही जैसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं। तो ये देखने में ऐसे लगेंगे, जब आप रियलिटी में यूज़ में आप इनको लेके आएंगे। सो दिस अरेंजमेंट इज द अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स, ऐसे दिखने में लगेंगे वो। अब एक बात हमने ऐसा किया कि जब आप दो कंडक्टर्स को किसी के इंसुलेटर से अलग करते हैं तो कैपेसिटर बन जाता है, पर एक सिंगल कंडक्टर जो है वो भी कैपेसिटर की तरह बिहेव कर सकता है। ये देखिए, जो कैपेसिटर जो है वो एक सिंगल कंडक्टर से भी बनाया जा सकता है, पर ये कब होगा, व्हेन द सेकंड कंडक्टर इज एट इन्फिनिटी, व्हेन सेकंड कंडक्टर इज एट इन्फिनिटी। जब आप दूसरे कंडक्टर को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक दूर ले जाएं, तब हम ये कह सकते हैं कि जो सिंगल कंडक्टर है वो भी कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। बट हम जो हमारी डिस्कशन रहेगी इस चैप्टर में वो इस फॉर्म में रहेगी कि दो कंडक्टर्स आपके पास होंगे, दे आर सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटर। अगला हमारा जो डिस्कशन का पार्ट है कि हम यदि हमारे पास एक कंडक्टर होता है तो हम उसकी चार्जिंग कैसे करते हैं। जब हमने कंडक्टर को चार्ज करना होता है तो हम एक बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। और ये आपके पास कंडक्टर नंबर 1 है और ये आपके पास कंडक्टर नंबर 2 है, ठीक है। अब आप इन दोनों कंडक्टर्स को अपोजिट एंड के साथ जोड़ देते हैं, तो ये वाला जो एंड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये वाला जो एंड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, तो जब हम कभी ये कहेंगे कि आपका जो कैपेसिटर है वो उसका चार्ज क्यू है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज जो है वो क्यू है, रेदर कि जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। सो नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो। इसको थोड़ा ध्यान देने वाली
ज़रूरत रहेगी। नेट चार्ज इन द कैपेसिटर इज़ 0। पर यदि हम कहेंगे कि कैपेसिटर इज़ चार्ज टू ए चार्ज क्यू, देन यू आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ इट्स कंडक्टर, राइट। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिस्कशन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये रहेगा कि हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1/4πε0 Q/r², ये इसका फार्मूला पढ़ा है हमने। और जो पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा है हमने वो होता है, ये कांस्टेंट है 1/4πε0 Q/r। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू Q अप टू सर्टेन डिस्टेंस। तो यदि आपका जो चार्ज डबल कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल कर हो जाएगा, 4 टाइम कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम हो जाएगा। सो सेम इज द केस विद द पोटेंशियल, पोटेंशियल इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू Q, राइट। पोटेंशियल इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू Q if R is constant। सो in such a case, so पोटेंशियल को हम फिर रिकॉल करते हैं कि बट बेसिकली पोटेंशियल इज, तो पोटेंशियल को हमारे पास ऐसे होता है कि हम इस डायग्राम में लेकर चलते हैं आपको कि यदि आपको एक चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यदि लेके जाना है, मीन्स यदि मैं कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 की ओर पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करके लेके जाता हूँ, तो क्या बन जाएगा, तो पोटेंशियल क्रिएट होगा। ओके, सो दिस पोटेंशियल इज V is proportional to Q। so V is proportional to Q means मैं यूं लिखता हूँ, इसी फार्मूला से हम बनाते हैं कि किस तरीके से होगा। इट इज इक्वल 1/4πε0, इट इज Q/r। ओके, सो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं मैथमेटिकली, Q/B इज इक्वल टू 4πε0r। now this part is constant, right, and this constant part is capacitance। okay, so this part is equal to C। so this C is now C is equal to Q/B। अब देखिए जो C है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये जो C है independent of both Q and B। so as the case it is a constant, so independent of both Q and B, तो ये ना तो Q पर डिपेंड करता है, ना V पर डिपेंड करता है, ना चार्ज पर डिपेंड करता है, ना पोटेंशियल के पर डिपेंड करता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर, ये जो आपके पास दो प्लेट्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस कितना है और इनका जो एरिया है इसके ऊपर, और इसकी डेफिनेशन में एक आया था इंसुलेटिंग मीडियम, जो इंसुलेटिंग मीडियम है ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसको मुझे लगता है कि शायद नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंसुलेटिंग मीडियम, मैं यूँ कहूँ ε0 area of the plate and the distance between the plates। okay, it depends on this but independent of both Q and B। अब जो ये नया एक फिजिकल एक पैरामीटर क्रिएट हुआ है तो उसके अपने यूनिट्स होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जो कैपेसिटेंस के यूनिट्स क्या होंगे, तो जब आप चार्ज को मेजर करेंगे तो चार्ज को आप कूलम में मापते हैं और पोटेंशियल को आप वोल्ट में मापते हैं, तो ये बन जाएगा कूलम वोल्ट -1। सो कैपेसिटेंस जब ये चार्ज को कूलम में मापते हैं और पोटेंशियल को वोल्ट में मापते हैं, तो जो कैपेसिटेंस का यूनिट हो जाता है इस रेशो को हम बोलते हैं फैराड। सो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइड बाय 1 वोल्ट। so this is 1 coulomb volt -1। so they are basically the bigger units, we will discuss about it little later। इसके बाद हम बारे में हम बात फिर करेंगे। अब हमारे पास ये जो कैपेसिटर अरेंजमेंट है इसका इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या हो गया, C is equal to Q/V and it is represented in the units coulomb volt -1, जिसका फर्दर नाम क्या है, फैराड। ओके, और उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसकी बात हमने यहाँ करनी है कि आप सिंबल से इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि यदि आपका कैपेसिटर है और उसकी कैपेसिटेंस फिक्स है, तो कैपेसिटर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटेंस will be represented in this way, but the capacitor with the variable capacitance, यदि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वेरिएबल है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
ओके। सो आगे अब हम इसका थोड़ा सा फिजिक्स करते हैं कि इसके जो प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है और जो ये फॉर्मुलेशन हुआ है इससे क्या क्या प्रोडिक्शंस की जा सकती हैं। तो जो कैपेसिटर है देखिए C इज इक्वल टू Q अपॉन V है। ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटर जो है अ, उसका कैपेसिटी है टू होल्ड द चार्ज। सो यदि पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, यदि चार्ज ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो फॉर द लार्ज चार्ज कैपेसिटेंस इज लार्ज एंड फॉर द स्मॉल पोटेंशियल कैपेसिटेंस इज लार्ज। तो इसका मतलब ये है कि थोड़े पोटेंशियल के ऊपर भी आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और चार्ज का सीधा रिलेशन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से है। इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स can create large amount of electrostatic energy, and that will be very useful in industry as well as everywhere, because everything is possible because of energy. So this is its practical importance. This is the practical importance of capacitor. Practical importance of capacitor, ये कैपेसिटर की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। आगे इसका जो फिजिक्स है इसको हम आगे फिर एक्सटेंड करते हैं मैं इसके टॉपिक के साथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक क्या कंसेप्ट है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है इसके बारे में हम बात करेंगे। कि आपको अब हम दोबारा फिर से हम जो कैपेसिटर उसकी बेसिक डेफिनेशन पर लिए चलते हैं कि आप एक कंडक्टर आपके पास ही है, ओके, जिसकी अपनी एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, ओके। और ये आपके पास दूसरा जो कंडक्टर है जो किसी डी डिस्टेंस के ऊपर जिसका अपनी प्लेट है, प्लेट का सरफेस एरिया ए है, और ये दोनों एक दूसरे से किसी डी डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, और इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो नेगेटिव है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नेगेटिव फॉर दिस केस। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि बोथ ऑफ दीज कंडक्टर्स आर एट हाई पोटेंशियल, बोथ ऑफ दीज कंडक्टर्स आर एट हाई पोटेंशियल, ये दोनों हाई पोटेंशियल के ऊपर होते हैं। हाई पोटेंशियल पर होने का मतलब क्या है, दे हैव स्ट्रॉन्ग फील्ड अराउंड देम। सो व्हाट विल एक्चुअली हैपन विद दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देम, दे आयोनाइज द सराउंडिंग एयर, वो सराउंडिंग एयर को क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं। और इस आयोनाइजेशन से क्या होता है कि इट एक्सेलरेट द चार्ज सो प्रोड्यूस्ड ऑन द ऑपोजिटली चार्ज प्लेट। So it is very important to think about this concept. So the charge of the capacitor leak away due to the reduction of the insulating power of the intervening medium. So ये जो strong electric field ionize the surrounding air and it accelerate the charge produced in the oppositely charged plate. So the charge of the capacitor leak down, and the leakage of the charge will takes place due to the reduction of रिडक्शन ऑफ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। ये इंसुलेशन बहुत ज़रूरी है। और रिडक्शन इन इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, उसके जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक स्टेज के ऊपर शुरू हो जाती है। अब जैसे ही मीडियम सराउंडिंग कंडक्टिंग होने लगेगा तो चार्ज जो है वो लीक होना शुरू हो जाएगा। ये जो कहानी मैंने आपके साथ अभी बनाई है बिटवीन द टू प्लेट्स, इससे एक नई टर्म क्रिएट होती है इस कहानी को रिप्रेजेंट करने के लिए, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, वो इंसुलेटर्स ही होते हैं। और जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, जो मीडियम है उसकी कितनी ताकत है, तो ताकत क्या करने की, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करने की, टॉलरेट करने की, बिफोर रिडक्शन इन द इंसुलेटिंग मीडियम। सो मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखने पसंद करूंगा। डेफिनेशन ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, आप यहाँ लिखते हैं हम कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, so dielectric strength is the maximum electric field, the maximum electric field, right,
maximum electric field that a dielectric medium, that dielectric medium, that dielectric medium can withstand, dielectric medium can withstand without breakdown, can withstand without breakdown. Breakdown of what? Its insulating property, its insulating property. अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लूज करने से पहले तक आपका जो डाइलेक्ट्रिक है, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट कर सकता है वही उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद भी हम इसको डिस्कस करेंगे। इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक। ओके, अच्छा अब इसको हम एग्जांपल के साथ आपको बताते हैं, क्योंकि क्या एक इमेजिनेशन से एक काम होना और प्रैक्टिकल एग्जांपल देने से बच्चे अच्छे तरीके से समझते हैं मेरे ख्याल से। सो एक एग्जांपल देते हैं कि फॉर एग्जांपल के इसके बीच का जो मीडियम है वो एयर है, ये एयर से इंसुलेशन किया है, तो कितने फील्ड को वो टॉलरेट कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो V अपॉन डी हम लिख देते हैं। तो ये होता है एयर के केस में 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, राइट। मतलब ये इतना फील्ड टॉलरेट कर सकता है यदि दो प्लेट जो हो 1 मीटर के डिस्टेंस के साथ एक दूसरे से अलग है। और यदि आप इसको नजदीक लेके आए, यदि डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स सेंटीमीटर्स में आप ले आए, 1 सेंटीमीटर कर दें, तो आप इसी फार्मूला को ऐसा लिख सकते हैं कि 10⁶ और इतने वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा, और नीचे 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ऊपर भी आपको सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो सी का जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁻² होता है, तो आपको सॉल्व करके मिल जाएगा 3 × 10⁻⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप दो कंडक्टर्स को, कंडक्टर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 2 को 1 सेंटीमीटर से सेपरेट करते हैं, तो वो इतना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁻⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेंटेन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है विदाउट लूजिंग इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। प्रैक्टिकली जो हम यूनिट्स इसके इस्तेमाल करते हैं, 1 फैराड, आई हैव सेड टू यू, 1 फैराड इज अ बिगर यूनिट। सो C is equal to Q upon V. So this is 1 coulomb volt minus 1, and this is equal to 1 farad, as it is already discussed, but these are the bigger units. So kind of units you are using for the practical purpose, तो वो हो जाते हैं 1 microfarad. Micro means 10⁻⁶ farad. 1 nanofarad means 10⁻⁹ farad, and 1 picofarad means 10⁻⁻12 farad. So these are the practical units of capacitance. Those are realistically possible. So thank you very much, with the hope that all of you are able to understand what I have discussed here with you, and wait till next video. Thank you very much.